हेलो एंड जय हिंद इंडिया फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम है अमन कुमार और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनडीए एग्जाम में इंग्लिश के पोर्शन को कैसे तैयार करना है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरुआत और बात करते हैं कि जो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो हमारे एनडीए के जीएटी के अंदर आता है और जीएटी में 3 पोर्शन होते हैं। इंग्लिश का होता है, दूसरा हमारा साइंस का होता है और तीसरा हमारा जनरल स्टडीज का होता है। इसमें से जो इंग्लिश का पोर्शन है वो कितने आएगा, 200 मार्क्स का। इसी तरीके से बाकी पोर्शन भी होते हैं पर उन पे अभी हमें नहीं जाना है। एक बात ध्यान रखना है, जीएटी में आपके लिए क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो आपके 25% चाहिए होते हैं टोटल 600 में से। यहाँ पर ये जो टोटल 25% चाहिए वो सभी को इंक्लूड करके चाहिए, आपको सेक्शन वाइज नहीं चाहिए होते हैं। कई बार एक डाउट होता है बच्चों के अंदर क्या कि उन्हें दिखता है कि इंग्लिश का जो पोर्शन होता है वो बाकी पोर्शन से बिल्कुल सेपरेट रखा जाता है, तो उन्हें ये लगता है कि शायद हमें इंग्लिश में भी 25% मार्क्स लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि यार अगर मैं इंग्लिश नहीं कर पाया तो शायद मैं एग्जाम ना कर पाऊँ। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको ओवरऑल पूरा जीएटी क्वालिफाई करना होता है। सिंपल सी अप्रोच लेकर इसको एक मार्क्स बूस्टर की लेना चाहिए और अपने मार्क को यहां पे बूस्ट करना चाहिए। कैसे करेंगे? देखो 200 मार्क्स की आ रही है, यहां पे आपको कितने 5 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन में कितने होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, यानी 10 क्वेश्चन ईच। ठीक है, ओवरऑल जो आपके मार्क्स तो आपको पता ही है 200 बन गए, यानी क्वेश्चन आपके कितने हो जाते हैं, 50 क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमारा जो टारगेट रहेगा इस एग्जाम को लेकर, तो वो हम टारगेट सेट कर देते हैं इंग्लिश के पोर्शन के लिए कि हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं 142 150 प्लस। तो हमारा टारगेट इतना रखना है हमको। ठीक है, अब इस टारगेट को कैसे अचीव करना है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। ये सारी बातें मैंने क्लियर कर दी, अगर समझ नहीं आई हो वीडियो को रिपीट करके देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अनअकैडमी पर मेरी फिजिक्स की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। इन क्लासेस के अंदर मैं आपको करा रहा हूँ फिजिक्स का 1 शॉट रिवीजन। तो फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सभी का 1 शॉट रिवीजन चल रहा है, जिसमें मैं आपको पीडीएफ नोट्स दे रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये सारी क्लासेस आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, अनअकैडमी की ऐप पर जाके इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। और अगली क्लास का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जो 26 दिसंबर को होने वाली है। तो उसमें जाके आप लोग एनरोल कर लें। लाइव क्लास होने वाली है, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी वहां पर। इसके अलावा अनअकैडमी पर बहुत सारे ऑन गोइंग कोर्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी एनडीए की प्रिपरेशन में। तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग अनअकैडमी पर जा सकते हो और वहां पर अमन 5 कोड यूज करने पर आपको 5% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आपके लिए वहां पर अवेलेबल है। मिलते हैं उस क्लास में। जो हमारे पास 7 टॉपिक है इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहला हमारे पास ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये हमारे आते हैं ग्रामर की कैटेगरी में। और फिर जंबल्ड सेंटेंस और कॉम्प्रिहेंशन हमारे आ जाते हैं कॉमन सेंस की कैटेगरी में। इसको मैं कॉमन सेंस लिख देता हूँ, CS लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये तीनों जो आ जाते हैं वो हमारे वोकैब में आ जाते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको तीनों में डिवाइड क्यों किया जरा समझना। अब ये जो आपका है यहाँ पर आपको प्योरली ग्रामर यूज करनी पड़ती है, अपनी ग्रामेटिकल स्किल्स का यूज करना होता है। जंबल्ड सेंटेंस जो होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होती है, इसमें आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। इसमें आपके पास बहुत अच्छी ग्रामेटिकल स्किल्स नहीं है ना, फिर भी आप लोग अपने कॉमन सेंस से कर सकते हो। बस इतनी ग्रामेटिकल स्किल्स आपको होनी चाहिए या इतनी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए कि आप सेंटेंस का मीनिंग निकाल पा रहे हो। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन पे। तो यहाँ पे आपको ग्रामर कंप्लीट करने के लिए एक तो पहले बुक ले लेनी है, कौन सी, रैन एंड मार्टिन जो आपकी बुक आती है वो आप लोग ले सकते हो इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए। इसके अलावा अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो तो उनको भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर इसको तैयार करने में आपको 3 स्टेप लेने हैं। सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1 में आपको करना है कि आपको सबसे पहले यहां पे रूल्स तैयार करने हैं। क्या करने हैं? रूल्स यहाँ पे करने हैं। रूल्स क्या करने हैं? लर्न करने हैं। यहाँ पे लर्न का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसका रट्टा मारने बैठ जाएं और लाइन टू लाइन सारे रूल्स याद करने हैं। आपको क्या करना है, आप जैसे यहाँ पे स्पॉटिंग एरर की शुरुआत करते हो तो सपोज यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आपका नाउन आएगा ऑब्वियसली, तो आप नाउन के रूल्स पहले पढ़ लोगे, नाउन के बारे में जान लोगे। अब लाइन टू लाइन आपको रट्टा नहीं मारना है, बस आपको एक बेसिक आइडिया लेना है कि नाउन क्या होते हैं, क्या क्या जगह पर उसका यूज हो सकता है। तो इससे क्या होगा ना, आपके थोड़ी क्लियरिटी बनती हुई चलेगी। क्योंकि कई बार मैंने एस्पिरेंट को देखा है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रैक्टिस पे ज्यादा जाते हैं, रूल्स उनको तैयार नहीं होते हैं। अब ऐसा करने से उनके साथ होता क्या है कि जब वो लोग प्रैक्टिस करने जाते हैं तो रूल्स तो पढ़े नहीं थे, तो वो तुक्के के हिसाब से लगाते हैं या इस तरह से लगाते
लगाते हैं कि उनको जो अच्छा लगता है वो लगा देते हैं। तो एक बार आपको अगर बेसिकली रूल क्लियर हो गए तो आप इसको थोड़ा इजीली कर पाओगे। तो आपको लाइन वाइज रूल रट्टा नहीं मारने हैं, लिखने भी नहीं है, छापने नहीं है, ऐसा नहीं कि रूल ही रूल लिख रहे हो आप। बस आपको क्या कर लेना है, एक बार उसको समझ लेना है, उसको एक बार अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने पहला टॉपिक उठाया, उसके रूल्स को आपने तैयार करा, फिर करनी है उसकी क्या, प्रैक्टिस। जो सेकंड स्टेप आपका होगा, आपको उसी टॉपिक की क्या करनी है, प्रैक्टिस, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूं कि उसी टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, जंबल्ड प्रैक्टिस नहीं करनी है। मतलब अगर आप नाउन पढ़ रहे हो तो आपको प्रैक्टिस सिर्फ नाउन की करनी है, आपको मिक्स नहीं लेना है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये वाले सारे मिक्स नहीं लेने हैं। तो आप सिर्फ नाउन की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। ऐसा आपको करना है और ऐसे करते करते आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन इन सभी के साथ करना है। इन सभी के साथ आपको ऐसा कर लेना है। जब आपका एक बार ये पार्ट ऑफ स्पीच बार पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी जंबल्ड एक्सरसाइज लगानी है। यानी हमारा थर्ड स्टेप जो होगा, जंबल्ड एक्सरसाइज। जंबल्ड एक्सरसाइज करने के बाद आपको पहुंचना है कहां पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। कहां पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। और पहले फेज में आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेने हैं। इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी किस लेवल के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी प्रैक्टिस को लेकर चलना है। फिर ये जब 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जा रहे हैं, फिर आपका मन कर रहा है तो आप और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा सकते हो। तो ये आपका एक तरीका होना चाहिए जिसको आपको फॉलो करना है। ऑब्वियसली आप लोग ये जानते भी होंगे, लेकिन कई सारे बच्चे फॉलो नहीं करते। ये बात तो रही थी हमारी स्पॉटिंग एरर की। अब बात आती है सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट की आपको कोई भी अलग से तैयारी नहीं करनी है। जब आप पूरी पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर कर लेते हो तो वही चीज आपकी एक तरीके से सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाती है, जहां पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं और वहां पर आपको प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब वगैरह कोई भी सुटेबल चीज आपको भरने को दी जाती है। अगर आपकी पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर है, अगर आपका स्पॉटिंग एरर वाला पोर्शन क्लियर है, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट उसके साथ हो जाता है। और कई बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट स्पॉटिंग एरर से आपको ईजी ही लगेगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज करके कर सकते हो। अगर आपने सेंटेंसेस सुने, अगर आप कोई इंग्लिश बुक पढ़ रहे हो, अगर आपने कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा है ना, तो उसमें जो इंग्लिश आप पढ़ रहे होते हो, वहीं से कहीं ना कहीं अपना कॉमन सेंस लगा के आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये पोर्शन हमारा ग्रामर से कंप्लीट होता है और हमने बताया इसके लिए हमको कौन सी बुक लेनी है, रैन एंड मार्टिन, ठीक है। अगला हमारे पास आता है जंबल्ड सेंटेंस एंड पैराग्राफ, और अगला फिर उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन। ये दोनों ही चीजें प्योरली कॉमन सेंस बेस्ड हैं। जंबल्ड सेंटेंस के अंदर क्या होता है, आपको यहाँ पर या तो सेंटेंस दे रखा होगा या आपको पैराग्राफ दे रखे होंगे पूरे पूरे। जैसे आपको इस तरह से आपने पढ़ा होगा, ये आपका आता है पी करके आता है, फिर आपको वहां पे पी और क्यू करके होता है इस तरीके से आई थिंक, और वहां पे S1, S2, S3, S4, और इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, 4 हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये सेंटेंसेस हो गए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक सेंटेंस लिखा होगा, ये फिक्स होगा अपने प्लेस पे, ये भी फिक्स होगा। बस इन 4 को आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, ठीक है। तो ये आपका जंबल्ड पैराग्राफ हो गया। या सेंटेंस में होता है तो सेंटेंस में आपको पता है सेंटेंस के पीसेस आपको दे रखे होंगे, उनको अरेंज करना होगा। अब क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल स्किल की जरूरत होती है, तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अपने 20% ग्रामेटिकल स्किल और 80% कॉमन सेंसेस को कर सकते हो, और कोई भी बंदा इसको इजीली क्रैक कर सकता है अगर वो सिर्फ कॉमन सेंस का भी यूज कर लेता है। तो अगर जंबल्ड सेंटेंस आपके पास आते हैं तो 10 में से आप लोग 8 क्वेश्चन ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। 10 में से 8 क्वेश्चन आपके ठीक जाएंगे अगर आप लोग वहां पे घबरा नहीं रहे हो और बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर रहे हो। कॉम्प्रिहेंशन भी सेम आपका रेशियो रहेगा। ये एक मैं नॉर्मल बता रहा हूं कि एवरेज बच्चा भी इतना कर लेगा, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इसमें जंबल्ड सेंटेंस में 10 में से 10 ठीक कर सकते हो, क्योंकि ये टफ नहीं होते हैं। मैं कभी नहीं पढ़ के गया था अपने टाइम में, बहुत ही कम पढ़े थे हमने, और बड़े आराम से 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हर बार ठीक जाते थे जब भी एग्जाम दिया। सेम यहाँ पे जब भी आए, ठीक है, एग्जाम दिया या जब भी आए या खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तब भी ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों पोर्शन इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। फिर से मैंने बताया, अगर आपने ग्रामेटिकल चीजें यहाँ पर अगर पूरी तरीके से तैयार कर ली हैं तो वो इसमें हेल्प करेंगी, क्योंकि सेंटेंस कहीं ना कहीं एक वर्ड पे एंड हो रहा होगा। वो या तो कोई वर्ड हो सकता है या कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच का वो हिस्सा हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि कंजक्शन, ये वाली कंजक्शन के आगे क्या आता है, तो उससे भी आइडिया मिलता है कि इसके आगे कौन सा सेंटेंस हमको प्लेस करना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी हमको वहां पे समझ में आ जाती हैं अगर हमने ग्रामेटिकल चीजें हमने पहले तैयार कर रखी हैं। तो ये फायदा आपको मिल जाता है जो आपको और ज्यादा क्या करता है, एक्यूरेट कर देता है। आ जाते हैं हम यहाँ पर जो हमारा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और ईडियम फ्रेज। ये जो पोर्शन है ना, ये बड़ा दुखी करता है कई बार। वो पोर्शन है जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है, ठीक है। अब इसको कैसे तैयार करना है, डेली आपको 5 एंटोनिम, ठीक है, 5 एंटोनिम, फिर आपको 5 सिनोनिम और 5 आपको क्या करनी है, ईडियम फ्रेज,
ठीक है, ईडियम एंड फ्रेज ये तैयार करनी है। ये आपने बहुत जगह सुना होगा, आप भी जानते होगे, ठीक है, लेकिन कर नहीं रहे होगे, वो बात अलग है। तो ये आपको 5 5 5 अगर आप ये रोज कर रहे हो, किसी का मन कर रहा है नहीं भैया मैं तो 10 10 10 करूंगा, देखो आप 10 करो या 5 करो या 15 करो, देखो बेसिक आइडिया हमारा ये है कि हम जितने भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स या ईडियम फ्रेज तैयार कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम उसको याद रख पाए, ठीक है। हमने अगर नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा लिया और याद नहीं रख पा रहे हैं तो फायदा क्या है। तो हमारा ये है कि मैंने बोला 5 5 5 आप कर लो, लेकिन इस तरीके से करो कि कहीं ना कहीं अपना एंटोनिम और सिनोनिम आप दिन भर में किसी ना किसी सेंटेंस में यूज कर ले रहे हो, क्योंकि आपको वही वर्ड्स ध्यान रहेंगे जो आपने किसी ना किसी सेंटेंस में यूज करे होंगे, अदरवाइज आप उसको भूलने लगोगे, ठीक है। तो कहीं आप अगर कुछ लिख रहे हो तो वहां पे उन वर्ड्स को या उन वर्ड्स को रिप्लेस करके अच्छे से वर्ड डालने की कोशिश करो, ठीक है, जो आपने पढ़े हैं। ऐसा करने से मीनिंग आपको लंबे टाइम तक याद भी रह पाएगा और वो आपके दिमाग में बने रहेंगे, जिससे आपको फायदा मिलेगा। सेम आपका ईडियम फ्रेज का है, कहीं ना कहीं अपने डेली यूज में कर सकते हो या अपने आप से कुछ कहीं लिख सकते हो, कोई सेंटेंस बना के लिख सकते हो। अपने हाथ से अगर कोई सेंटेंस लिख दिया, किसी टॉपिक पे आप लिख रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें डालने की कोशिश करो ऐसे ईडियम फ्रेज वगैरह एंटोनिम्स सिनोनिम्स में से जो आपने सीखा है, तो वो याद ज्यादा रह पाएंगे। अब इसको याद करने के लिए आपको लेनी तो सिंपल सी एक बुक है ही एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लिए। अब वर्ड पावर मेड इजी आपने सभी ने नाम सुना है, मैं भी रिकमेंड करता हूं, लेकिन अगर वर्ड पावर मेड इजी पढ़ रहे हो तो उसको ध्यान रखना, आपको वो डिटेल्ड बुक है तो आपको थोड़ा उसको टाइम तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को ऐसा लग रहा है नहीं मुझे तो सिर्फ एंटोनिम्स ईडियम फ्रेज को सीधा रट्टा मार के समझ लेना है, सीख लेना, रट्टा मार के पता चल जाए कि हाँ इधर एंटोनिम्स लिखे हैं उसके मीनिंग्स लिखे हुए हैं, मैं ऐसा कर लूंगा, फिर उसकी प्रैक्टिस दे रखी है, तो वो लोग दूसरी बुक ले सकते हैं। जैसे अरिहंत की भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स की एक बुक आती है, ठीक है, तो वहां पे जाके आप लोग उससे तैयार कर सकते हो। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं वो तरीका आपने कर लिया तो आप बहुत सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स कर लोगे। अब एंटोनिम सिनोनिम करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। अब यहीं पे बच्चे बहुत सारे कहते हैं कि भैया मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के कर क्या लूंगा, क्योंकि पुरानी वाली एंटोनिम सिनोनिम से मुझसे पूछेंगे नहीं। लेकिन रुको, यहाँ पे अगर आपने कोई एक क्वेश्चन देखा तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड का उन्होंने सिनोनिम पूछा था। अब सिनोनिम पूछा तो ए बी सी डी, यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दे रखे थे। सपोज यहाँ पे जो ऑप्शन बी था वो सही था, पर ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये तो आपके यूज ही नहीं हुए हैं। तो ये जो वर्ड है ना, इनके भी मतलब को जानने की कोशिश करिए। अब इसको कैसे कर सकते हो, इसका तरीका बता रहा हूं मैं आपको। आप कोई भी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाली बुक ले लो, ठीक है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दे रखे हो, यानी आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स दे रखे हो। तो जैसे मैं ही बताता हूँ, आपके पास ओसवाल बुक आप लोग ले सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंग्लिश की। अब वहां पे आपको क्या करना है, ये पेपर्स इस तरीके से लिखे हुए हैं, इसका सही आंसर तो आपको एक मिल गया। अब जो आपके ये रॉन्ग आंसर्स है ना, इनके आगे अपना मोबाइल उठाओ, सर्च करो भाई इसका एंटोनिम कौन है, इसका सिनोनिम क्या है, इसका यहाँ पे मीनिंग लिख लो, या एंटोनिम और सिनोनिम इसके पड़ोस में ही लिख लो, जगह होगी ना वहां पे, वहीं पर इसका एंटोनिम और सिनोनिम लिख लिया आपने, इसका भी लिख लिया, इसका भी लिख लिया। इसका मतलब ये जो है ना, आपके ये भी प्रिपेयर करने हैं आपको, जो पिछले साल आए थे, पिछले पेपर के अंदर आए थे, जो यूज नहीं हो पा रहे, जो गलत आंसर में थे, उसके साथ आपको सेम ही करना है। यही चीज आपको एंटोनिम्स में लेनी है, सिनोनिम्स में लेनी है, यही ईडियम फ्रेज में लेनी है। इस तरीके से आपको ये तैयार करना है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको एक तरीका बताया है मैंने, और ये एक यूनिक तरीका है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर तो इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। अनअकैडमी पर क्लासेस को ज्वाइन करना मत भूलना। टेक केयर।